2 मई यानी बीते शनिवार को राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 30 साल से और पेशे में जज अमन कुमार शर्मा ने आत्महत्या कर ली। ये घटना सभी को चौंका दिया है क्योंकि उनकी जो उम्र थी बहुत ही कम थी और इस घटना के बाद जो उनके पिता हैं उन्होंने जो आरोप लगाया है वो और भी हैरान करने वाला है। उनके पिता के मुताबिक जो अमन कुमार शर्मा जिन्होंने आत्महत्या की है उनकी पत्नी और उनकी पत्नी की जो बहन है उनकी वजह से मतलब घर में मानसिक स्थिति ऐसी थी कि जो एक पेशे से जज थे वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। अब इस पूरे मामले पे बात करने के लिए मैं सोमनाथ भारती जी के साथ हूँ। सोमनाथ भारती जी इस इलाके के जो ग्रीन पार्क में जहाँ घटना हुई है यहाँ के वो पहले विधायक रह चुके हैं और पेशे से वकील हैं। अब क्योंकि सर आप वकील हैं, वकालत करते हैं, तो जज जुडिशरी ये आप बहुत करीब से आप देखे हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। आपने यहाँ पे बड़ा अच्छा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये सारा ये प्रेम्बल है संविधान का, प्रेम्बल है ये संविधान का, ये सब लिखा रखा है। तो क्या लगता है सर जो ये आपने लगाया है और जो घटना आप सामने देख रहे हैं कैसे मैच करते हैं दोनों को सर? देखिए अमन कुमार शर्मा जी एक बहुत ही प्रतिभाशाली जज थे। 30 साल की उम्र थी और उन्होंने अपने साथियों के बीच अपने कोर्ट के अंदर बड़ा नाम कमाया। जब मैं इस घटना को समझने का प्रयास करता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी घटना है, ये हृदय विदारक है। एक पिता के लिए तो ही जिसने अपना जवान बेटा खोया, एक परिवार के लिए जिसने घर का लाल खो दिया, लेकिन उससे भारी घटना क्या है कि खुद भी जज, पत्नी भी जज, पत्नी के सिस्टर आईएएस और उनके हस्बैंड आईपीएस, मतलब एक वेल टू डू फैमिली है। ये सारे पोजीशंस बड़े जिम्मेदारी वाले पोजीशंस हैं। तो क्या ऐसे पोजीशन पे बैठे व्यक्ति अगर मानसिक रूप से कमजोर हो जाए, अगर मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो टेंशन को झेलने के लिए, मुसीबत को झेलने के लिए, तो जुडिशरी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये अलग बात है कि फैमिली में टेंशन था, क्योंकि उनके पिताजी से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ साफ कहा कि घटना 2 तारीख की है, 2 मई की है। एक दिन पहले उनका फ़ोन आया, अमन जी का उनको फ़ोन आया, उनका नाम प्रेम जी है। उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी कॉल है। सुनते के साथ पिता चल पड़े, अलवर के हैं। जब पिता घर आए, ग्रीन पार्क पहुँचे, तो उन्होंने जब अपनी बहू से, यानी वो भी जज साहिबा हैं, उनसे पूछा तो बोले मुझे नहीं मालूम। उसके बाद अमन जी और उनकी पत्नी दोनों कमरे में चले गए। 1.5-2 घंटा बात चली है। उसके बाद उनकी वाइफ बिल्कुल धमाकेदार तरीके से बाहर निकल गई। उनको मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ। जब उन्होंने फ़ोन किया तो रिंग किया टॉयलेट के अंदर, तो मालूम पड़ा कि इसका मतलब मेरा बेटा टॉयलेट में है, यानी अमन जी टॉयलेट में है। तो बाहर की खिड़की तोड़ करके उनको देखना पड़ा, तो मालूम पड़ा कि वो टंगे हुए हैं, अपनी पत्नी के चुन्नी से ही टंगे हुए हैं। और कहा यह जाता है कि उनके पास चाबी थी, अगर पत्नी चाहती तो खोल करके देख सकती थी अंदर। पिता का भी कहना है कि वो भी मांग रहे थे चाबी बाथरूम की कि आप दो, मैं इसको चेक करूं। तो वो नहीं दिया उन्होंने, जैसा कह रहे हैं उनके पिताजी। अब ये बहुत गहरा एक ऐसा सदमा है समाज के लिए, तो परिवार के लिए तो है ही, समाज के लिए भी है और जुडिशरी के लिए भी है। सर इसमें एक जज जो है ना, मैं उस पर आऊँगा सर। मैं इसमें ये चाहता हूँ कि आपकी उनसे पिता से बात हुई है, उनकी पिता से क्या बात हुई और आप एज ए लॉयर, एज ए वकील इस घटना को कैसे देखते हैं? अगर उनको ज़रूरत पड़ती है आप जैसे वकीलों की, तो आप लोग उनके इंसाफ के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए मैंने उनको साफ साफ कहा कि मैं इस प्रोफेशन का भी हूँ। उनके कुलीग से भी मेरी बात हुई, अमन जी कुलीग से मेरी बात हुई, और सबने कहा कि बड़े अच्छे शख्स थे, तो न्याय तो मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि जहाँ कहीं भी हो सके, अगर आपको मेरी मदद चाहिए, किसी प्रकार की मदद चाहिए, कोर्ट में चाहिए, अदरवाइज चाहिए, तो बताइए मुझे, मैं हेल्प करूँगा। चूँकि न्याय तो मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना हर शख्स का एक संवैधानिक अधिकार है। और इससे मैंने उनको
प्रॉमिस किया है कि हम हर प्रकार की मदद करेंगे आपकी। आप उनसे मिले थे या फिर वो आपके पास, या फिर आप मिलेंगे, ऐसा कुछ हुआ है? मैं भी मिलूंगा उनको, क्योंकि बातचीत हमारी चल रही है और उनको मैंने कहा है कि आप बिल्कुल अकेला मत समझें अपने आप को। इस संघर्ष में हम सब आपके साथ हैं। आपने बेटा खोया है और देश ने एक जज खोया है, तो इस पे संज्ञान तो वैसे मैं तो आपको पहले भी कह रहा था। देखिए, एक तो ये एस्पेक्ट है जी 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 कि जज साहब अमन कुमार शर्मा जी का देहांत हो गया। अब वो आत्महत्या से हुआ है कि हत्या से, वो तो जांच का विषय है जी। लेकिन उससे बड़ी बात मैं देख पा रहा हूँ कि एक जज कितनी सारी मुसीबतों से गुजरता है। बिल्कुल, अब ये सवाल भी उठने लगा है और यही मैं आपसे जानना भी चाहता हूँ, क्योंकि इस चीज़ का बहुत रिस्पेक्ट है। मतलब भारत की आत्मा है ये चीज़ जो आपने लगा रखा है, और इनकी जिम्मेदारी उन कंधों पे है जो आज आत्महत्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सवाल अब उठ रहा है कि उनके बारे में भी सोचने की जरूरत है, किस तरह से कदम उठाए जाए। आप क्योंकि आप वकालत में हैं, जज के ऊपर कितना प्रेशर रहता है और ऐसी घटनाएं हो रही है, तो अब क्या कदम उठाने की जरूरत है आपके हिसाब से? देखिए, वकील तो 3-3, 4-4 केसेस, 5-5 केसेस लेके जाता है कोर्ट में बिल्कुल रोज के। बट रोज का 60 से 70 केसेस होते हैं जज के ऊपर, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे हाई कोर्ट के हों, चाहे लोअर कोर्ट के हों। तो एक ऐसा मेंटल प्रिपेयर्डनेस कि जो कोर्ट का भी बोझ झेल सके, क्योंकि वो सिर्फ केस नहीं है उनके लिए एक फैसला है। हम कहते हैं ना, पंच परमेश्वर, जज एक परमेश्वर का रूप होता है। तो इतने बड़े दायित्व के साथ बैठते हैं वो अपने चेयर पे। तो इस मेंटल प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है कि वो कोर्ट का काम भी संभाल सकें, परिवार का काम भी संभाल सकें, बच्चों के पिता भी हैं, बच्चों की माँ भी हैं, जज साहिबा भी हैं। तो हर प्रकार से एक जरूरत मुझे दिख रही है, जो मैंने 2009 में एक कदम उठाया था। जब मैं पहली बार विपश्यना ध्यान करके आया, तो मुझे लगा कि वो सारे व्यक्ति जो आज एक जवाबदेही के पोजीशन पे हैं, जिनके ऊपर जवाबदेही है, जैसे न्याय की जवाबदेही है जज साहिबान के ऊपर, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जवाबदेही है जज के ऊपर। आप थक जाते हो हर प्रकार से, कहाँ जाते हो, कोर्ट जाते हो। तो क्या जज को कैसे मेंटली प्रिपेयर करें कि वो हर प्रकार की मुसीबत को हंसते हंसते झेल ले और परमात्मा रूपी होकर न्याय कर सके। उस पर जब विपश्यना किया तो मुझे ये एहसास हुआ, 10 दिन का ध्यान केंद्र होता है, भगवान बुद्ध की पद्धति है ये, किसी धर्म से लेना देना उसका नहीं है, कि अगर कोई व्यक्ति दायित्व के पद पे है तो उसको विपश्यना करने से उसकी जो मानसिक तैयारी है दुनिया को झेलने की, समस्याओं को झेलने की, टेंशन को झेलने की, दबाव को, जवाबदेही को झेलने की, तो वो जरूरी होता है। मैंने चिट्ठी लिखी थी तब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, जो आज जिस पोजीशन पे माननीय जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, तो कि भाई जजेस को एक प्रक्रिया से गुजारा जाए, विपश्यना ध्यान के जैसे प्रक्रिया से, जिससे वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकें हर प्रकार की मुसीबत को झेलने के लिए, और वो अनबायस दिखें हर प्रकार से। वो किसी जाति का ना हो जाए, किसी धर्म का ना हो जाए, किसी छत्रवाद का ना हो जाए, किसी प्रकार के अल्योरमेंट से अल्योर ना हो जाए। हर कुछ से अगर अपने आप को अलूफ करना है तो अपने आप को उसका हिस्सा बना करके ध्यान के पद्धति के जरिए आप न्याय कर सकते हैं। तो मैं यही देख रहा हूं कि उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, और मैं कई से जज साथियों को जानता हूं जो कि इस प्रोफेशन में हैं और काफी टेंशन में रहते हैं। तो मैं आज भी, चूंकि अमन शर्मा जी का अगर ये उदाहरण बना करके माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस को मैं रिक्वेस्ट करूं आपके जरिए कि कृपया करके इसका संज्ञान लें और कंपलसरी कर दें कि जजेस कम से कम 10 दिन साल में विपश्यना ध्यान जरूर करें, या कोई और ध्यान की पद्धति अगर आपके नजर में हो तो उसको जरूर करें, क्योंकि तभी हम मेंटली प्रिपेयर्ड करवा सकते हैं उनको कि बड़े बड़े फैसले वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े फैसले होते हैं, नेता भी उनके सामने, अभिनेता भी उनके सामने, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी उनके सामने, लोग उनको हर प्रकार से डराना भी चाहते हैं, उनको ललचाना भी चाहते हैं, लेकिन वो अगर सबसे परे उनको होना है तो मुझे लगता है कि अपने आप को विपश्यना के ध्यान पद्धति से या किसी और ध्यान पद्धति से जरूर गुजारें, जिससे कि इस प्रकार के दायित्व को संभालने के लिए वो बिल्कुल तैयार है हर प्रकार से, और जो न्याय की प्रक्रिया है, जो प्रपंच परमेश्वर का उनका रूप है,
उसको ढंग से निभा सकें। बिल्कुल। तो देखिए, अब यही सवाल उठने लगा कि जैसा कि भारती जी भी बता रहे हैं कि शायद अब समय आ गया है, क्योंकि इस घटना के बाद सभी की आंखें खुल गई हैं। जज साहिबान के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है, कहीं ना कहीं वो भी इंसान है और उन्हें भी ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा रेस्ट मिले, ध्यान दे, और इन सब जो प्रेशर होते हैं ये उनसे, उनके जो ऊपर होता है उनसे थोड़ा सा ये हट सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिनका काम था लोगों को इंसाफ देना, आज उनका परिवार उनकी मौत के बाद उनके इंसाफ की मांग कर रहा है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचती है। अगर उनके पिता का आरोप सही है तो क्या जो भी आरोपी हो, चाहे वो जिस पद पे भी हो, उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन होगा।